बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 289 मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर तुम टेलीफोन से फारिग हो चुके हो तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। मैंने कहा टेलीफोनिक मामलात से तो मैं निमट चुका हूं, मगर तुम कौन सा काम शुरू करने वाली हो। जवाब देने के बजाय उसने फर्स्ट एड बॉक्स को थपथपाया और मखसूस अंदाज में मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में कलियों के चिटकने का तासर पाया जाता था। मेरे सीने से एक तवील सांस बरामद हुई। मैंने पूछा, क्या तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर तो नहीं हूँ, अगर तुम्हारी मुश्किल को बासानी हल कर सकती हूँ, उसने फर्स्ट एड बॉक्स को खोलते हुए कहा। वैसे किसी ज़माने में मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया था। मैंने अपना घायल बाजू उसके सामने रख दिया और आंखें बंद करते हुए पूछा, मेरा ज़हन तुम्हारे बारे में सैकड़ों सवालात तैयार कर चुका है। तुम्हारी इन मेहरबानियों को समझने से मैं कासर हूँ। तुम्हारी खरर आदा खरर रवैया सैकड़ों हज़ारों सवालात को जन्म देता है। फिलहाल तुम अपने जहन को ना थकाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वो मेरे जख्मी कंधे का मुआयना करते हुए बोली, तुम इत्मीनान से एक मेहरबान कदरदान दोस्त की मेहरबानियों से इस्तेफादा करो। बाद की बात बाद में देखी जाएगी। उसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार की। थोड़ी देर के मुआयने के बाद उसने बताया, शुक्र करो गोली तुम्हारे कंधे का गोश्त फाड़ते हुए गुजर गई। अगर वो कंधे के अंदर घुसकर बैठ जाती तो फिर ऑपरेशन के सिवा कोई चारा ना था। इस सूरत में हड्डी को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता था। बहरहाल उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर बोली, तुम अपनी शर्ट उतार दो ताकि मैं बासानी तुम्हारी मरहम पट्टी कर सकूं। मैं अभी तक यही समझ रहा था कि गोली मेरे कंधे के अंदर धंसी हुई है। दरअसल पिछले 2 घंटे में मैं जिन जानलेवा और सनसनीखेज हालात से गुजरा था, उनमें मैं सही तौर पर अपने घायल कंधे को नहीं देख सका था। मुझे इतना मौका और फुर्सत मैसर ही नहीं आई कि मैं कंधे का मुआयना कर सकता। कश्मीर रोड वाले बंगले पर जब मैंने अपने बाएं कंधे में आग सी उतरती हुई महसूस की तो यही समझा कि छत से रीबाउंड होकर कोई गोली मेरे कंधे में घुस गई। लैला की इतना मेरे लिए खासी हौसला अफजा थी। गोली मेरे कंधे से बगल गिर होकर रुखसत हो गई तो इसमें मेरा ही फायदा था, वरना अगर वहां सुकून इख्तियार कर ली जाती तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पहले कुछ कम मुसीबतें खड़ी थी जो एक का मजीद इजाफा हो जाता। मैंने लैला की हिदायत पर अपनी खून आलूद शर्ट उतार दी। वो बड़ी नमाक से मेरे कंधे की खातरदारी में मसरूफ हो गई। उसकी कार्रवाई के दौरान में मैंने अपने कंधे में खासा दर्द महसूस किया। बाजुका तो टेस्ट नाकाबिले बर्दाश्त हद को छूने लगती, मगर मैं अपने दांतों पर दांत जमाए तकलीफ सहता रहा। आधे घंटे के बाद लैला ने अपने काम से फारिग होकर फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर दिया और फिर कुर्सी से खड़े होते हुए बोली, तुम्हारी खून आलूद शर्ट तो मैंने उतरवा दी है, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारी पतलून की हालत भी खासी नागुफ्तबा है। फिर उसने बेडरूम के अटैचड वॉशरूम की जानिब इशारा किया और बोली, वहाँ एक न्यू ब्रांड स्लीपिंग सूट टंगा है, तुम फ्रेश होकर वो लिबास पहन लो, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर दवा ले आती हूँ। फिर इससे पहले कि मैं बेड से उठकर खड़ा होता वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर बेडरूम से निकल गई। मैं इस मेहरबान अजनबी दोस्त के बारे में सोचते हुए वॉशरूम में घुस गया। वो एक मुअम्मा साबित हो रही थी। सोचने से मजीद उलझ जाती, वॉशरूम में एक नया नकोर स्लीपिंग सूट मौजूद था। वो सूट मर्दाना था, जिससे जाहिर हुआ इस बंगले में लैला के अलावा कोई मर्द भी रहता था। लेकिन मैं जब से इस बंगले में आया था लैला के सिवा किसी को देखा था और ना ही सुना था। इस स्लीपिंग सूट या मर्द के बारे में लैला ही कोई वजाहत कर सकती थी। 10 मिनट के बाद मैं तरोताज़ा होकर वॉशरूम से निकल आया। लैला बेडरूम में मौजूद थी और बेडशीट को दुरुस्त कर रही थी। एक ही नजर में मुझे अंदाजा हो गया कि उसने बिस्तर की चादर को बदल दिया था। मेरे जख्मी कंधे ने पहले वाली चादर को जा बजा दागदार कर दिया था। कमरे में मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए लैला ने कहा, दरअसल वो शीट खासी खराब हो गई थी, मैंने नई शीट बिछा दी है, तुम आराम से लेट जाओ, मैं अभी आती हूँ। अपनी बात खत्म करते ही वो मेरी बात सुने बगैर एक मरतबा फिर कमरे से निकल गई। मैं बिस्तर की उजली मखमली चादर पर नीम दराज होकर खुद को पेश आने वाले हालात और वाकयात के बारे में सोचने लगा। मेरे लिए ये लम्हात मौत और जिंदगी के खेल में गुजरे थे और खालिद बिन वलीद रोड पर तो मौत मुझसे चंद इंच की दूरी पर आन खड़ी हुई थी। अगर वो मोहसिन सफेद बिल्ली मेरे कदमों में ना कसमसाती तो मैं बेइख्तियार ब्रेक लगाने पर मजबूर ना होता। मेरा वो अमल गैर इरादी अचानक था जिसने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया, और उस अमल का मुहर्रक या सबब वो सफेद बिल्ली थी। गोया उस मरले पर सफेद बिल्ली ने मुझे मौत के जबड़ों से खींच कर निकाला था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मेरा ज़हन तेजी से उस दस्तगीर बिल्ली के बारे में सोचने लगा। मैं काफी देर से उस बिल्ली को भूला बैठा था क्योंकि खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उस बिल्ली की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया। जब मैं लाल किला के पहलू में मीरा मोहम्मद शाह रोड पर मुड़ा तो वो बिल्ली मेरी शहराड की पैसेंजर सीट पर बेनियाजी से बैठी अपना सर खुजा रही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने आंख मचोली के दौरान में मेरा ध्यान उस तरफ से हटा दिया था और अब वो अचानक ही मेरी सोच का मरकज बन गई। मैं उस बिल्ली के बारे में परेशान हो गया। मैंने सोचा लैला से इस सफेद बिल्ली के बारे में पूछूंगा। शहराड से निकलकर मैं लैला के साथ उस बेडरूम तक पहुंचा था। उस बिल्ली से मुतल्लिक वही मुझे कोई तसल्ली बख्श बात बता सकती थी। मैं बेचैनी से लैला की वापसी का इंतजार करने लगा। मेरे ये इंतजार जल्द ही खत्म हो गया। लैला एक बदले हुए रूप के साथ बेडरूम में दाखिल हुई। उसने गुलाबी रंग की नाइटी पहन रखी थी जिसका कपड़ा बहुत नफीस और मुहीन था। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली सूरत हाल थी। इस सुनहरी लिबास में वो किसी क़यामत से कम दिखाई नहीं देती थी।
वो मलकूती मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बड़े आराम से मेरी जानिब बढ़ रही थी। हाथ में उसने कीमती तश्तरी उठा रखी थी जिस पर एक बलूरी गिलास दिखाई दे रहा था। उस गिलास में मशरूब टाइप की कोई शय नजर आ रही थी जिसका रंग कुंदनी था। मेरे पास आकर उसने हाथ में पकड़ी हुई तश्तरी आगे बढ़ाई, फिर बड़े दिल आवेज अंदाज में बोली, ये पी लो, इससे तुम्हारे जख्म की तकलीफ जाती रहेगी और इन्फेक्शन का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। मगर तुम तो कोई पेन किलर मेडिसिन लेने गई थी। मैंने उसके सरापा से निगाह चुराते हुए कहा। उस पर नजर टिकाए रखना बड़े दिल खुर्दे का काम था। वो दिल बरी लहजे में बोली, इस मशरूब को तुम पेन किलर ही समझो, ये तुम्हारी तमाम तकालीफ दूर करने के साथ साथ तुम्हारे दिलो दिमाग और जिस्म को तकवीयत भी देगा। मैंने हाथ बढ़ाकर वो गिलास उठाया और उसमें मौजूद कुंदनी मशरूब का एक घूंट हल्क से नीचे उतार लिया। वो मशरूब इंतहाई शरीर, खुश जायका और खुशबूदार था। मुझे अपने जिस्म जान में एक सुकून बख्श ठंडक सी उतरती हुई महसूस हुई। इस ठंडक में एक नाकाबिले फहम सी आंच भी शामिल थी। शायद मैं इस कैफियत को सही तौर पर बयान नहीं कर पा रहा था। वो मशरूब इतना पुरअसर था कि मेरी कुव्वत बयां को भी मुतासर कर रहा था। मैं उसकी कैफ आवरी को बाखूबी महसूस कर रहा था। मैंने मजीद 2 घूंट लेने के बाद पूछा, क्या ये मशरूब बाजार में आम फरोख्त होता है? मेरी आवाज में सुरूर की आमेज़श थी। जवाब देने से पहले वो मखसूस अंदाज में मुस्कुराई, फिर नफी में गर्दन को जुम्बश देते हुए बोली, ये मशरूब तुम्हें पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि इसे मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। दुनिया का कोई मशरूब इससे ज्यादा फरत बख्श नहीं हो सकता। वो तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई और गिलास में बचे हुए मशरूब को एक ही बड़े घूंट से अपने अंदर उतार लिया। उसके बाद मैंने खाली गिलास को वापस तश्तरी में रखते हुए पूछा, इस होममेड मशरूब का तुमने कोई नाम तो रखा होगा? वो हाँ में सर हिलाते हुए बोली, इसका नाम जामे उम्मीद रखा है, लेकिन ये नाम सिर्फ मुझ तक महदूद है या फिर मैं तुम्हें बता रही हूँ? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने गुलाबी नाइटी के अंदर झिलमिलाती हुई लैला की तरफ देखते हुए कहा, बेमिसाल, लाजवाब है, बाकमाल। वो मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, तुम इस मशरूब के नाम की तारीफ कर रही हो या मेरी? उसका ये पुरमानी सवाल बरमहल था। मैं इस वक्त बेसाख्ता उसे देख रहा था। मैंने तकिए से टेक लगाकर आंखें बंद करते हुए कहा, दोनों की। वो मेरे बेड के नजदीक एक कुर्सी पर बैठी थी। कुर्सी को बेड के मजीद करीब करने के बाद उसने मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। मुझे एक नर्म सी गर्माहट अपने सर में उतरती हुई महसूस हुई। इस गर्माहट में लज्जत हयात शामिल थी। ये क्या कर रही हो? मैंने आंखें खोलते हुए पूछा। मेरी आवाज में खुमार शामिल था। नर्सिंग, उसने एक लफ्ज़ ही जवाब दिया। नर्सिंग? मैंने हैरत से दोहराया। उसकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, ऑपरेशन के बाद ऑपरेटेड बॉडी को रिकवरी रूम में रखा जाता है। जब मुतलका शख्स होश में आ जाता है तो उसे रूम या वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद नर्सिंग शुरू हो जाती है। उसने थोड़ा तवक्कुफ करके मेरी आंखों में झांका, फिर सिलसिला कलाम को अपनी मखसूस मुस्कुराहट की आमेज़श से जारी रखते हुए बोली, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे कंधे की हल्की फुल्की सर्जरी की है। चूंकि इस अमल के दौरान में तुम्हें बेहोश नहीं किया गया, इसलिए रिकवरी रूम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त तुम बराए रास्त अपने बेड पर मुंतकिल किए जा चुके हो, लिहाजा नर्सिंग का आगाज हुआ जाता है। बात खत्म करते हुए कुर्सी से उठी और बेड के किनारे पर बैठकर होले होले मेरा सर दबाने लगी। उसकी सांवली हथेली की हरारत बख्श गुदाद मेरे तन में उतरने लगी। मैं भूल गया कि सफेद बिल्ली के बारे में इस्तफसार करना था। इस वक्त मैं पूरी तवज्जो से सिर्फ उसे सुन रहा था। वो नर्सिंग के दौरान में मुझे अपने बारे में बता रही थी। उसके बयान में इतनी कशिश थी कि एक लम्हे के लिए भी मेरा ध्यान उसे छोड़कर कहीं इधर उधर भटकने के लिए ना जा सका। वो दिलनशी आवाज में कह रही थी, मैं हमातन गोश सुन रहा था। मैं एक मुमताज सियासतदान की बेवा हूँ। 1 साल पहले मेरे शोर सईद खान का इंतकाल हो गया था। सईद खान मेरे लिए इतना छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि मुझे माश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रही। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है मेरे पास। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर बहुत भारी महफूज इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिससे मुझे लगभग 3 लाख रुपए माहाना प्रॉफिट मिल जाता है। ये रकम मेरे पूरे महीने के अखराजात के लिए बहुत काफी होती है। मैंने प्रॉफिट की रकम पर हैरत का इजहार किया और कहा, तुम्हारा शोर तो जाते जाते तुम्हें खारमाशी और माली गम से आजाद कर गया है, लेकिन तुम जो कुछ कर रही हो कभी उसके बारे में सोचा है? इस वक्त तुम्हारे मरहूम शोर की रूह को किस कदर अजियत पहुंच रही होगी। मैंने अल्फाज जो कुछ पर जोर दिया था वो मेरा इशारा समझते हुए बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सब कुछ पहली और आखिरी मर्तबा है। पहली मर्तबा तो समझ में आने वाली बात है। मैंने कहा, आखिरी मर्तबा क्यों? वो कदरे झुंझलाए हुए लहजे में बोली, अब जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, कुछ अनकही और अनसुनी भी तो रहने दो। बात खत्म करते ही वो मुझ से 0 इंच के फासले पर आ गई। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। मुझे इस कोशिश में जुज़वी कामयाबी हुई। मैं आंखें नीवा करके रह गए। इस जामे उम्मीद नामी मशरूब के असरात अब खुलकर सामने आ गए थे। यकीनन उसमें दर्दकश अज्जा के साथ साथ कुछ मस्कन एशिया भी शामिल की गई थी। मुझे खुमार की सी कैफियत महसूस हुई, लेकिन इसी दौरान में लैला अपना रंग दिखा चुकी थी। स्याह रात दिन के उजाले को निकल जाती है। लैला के सामने पन में सुरमे जैसी जाज़बियत थी। मैं सुरमे की उस कान में भटक कर रह गया। वो किसी स्याह रेशमी थान की तरह मुझ पर खोलती चली गई। एहतियात और तकल्लुफ के सारे बंद वाह हुए तो मैं बेखुदी और खुद फरामोशी की मंजिल पर खड़ा था।
हालांकि सुबह मेरी आंख खुल गई। मैंने एक तवील अंगड़ाई लेते हुए बदन को खींचा और गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स हो गया। मेरा जिस्म फूल की तरह हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। गुज़िश्ता रात सारी तकलीफ उल्फत में बदल गई, लेकिन अब वो कैफियत जाती रही। मैं ट्रांस और बेखुदी की हालत से निकल आया। जब मेरे हवास बेजा हुए तो मैंने खुद को हकीकत की अज़ियतनाक दुनिया में पाया। मुझे दरपेश हालात रह रह कर सताने लगे। साल की याद एक कसक बनकर मेरे दिल में जागजी हो चुकी थी। उसकी जुदाई ने मेरे जिगर में जो घाव डाला था वो जमाने की किसी भी शय से भर नहीं सकता था। उसकी कमी इस कुजी और इस खला को सिर्फ और सिर्फ साहिल की जात ही पुर कर सकती थी। गुज़िश्ता रात के वाकयात के बारे में सोचते हुए मुझे खुद पर हैरत होने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं किन मनाजिल से गुजर गया। फिर मेरी ये हैरत अफसोस में बदलने लगी। वो सब कुछ गैर इरादी तौर पर महसूस हो गया था। पता नहीं लैला ने मुझे कैसा तिलिस्मी मशरूब पिलाया कि मैं बेचूं चरह उसके इशारों पर अमल करता चला गया। फिर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर कबल तो हैरत अफसोस में बदली थी, अब यही अफसोस पेशेमानी की शक्ल इख्तियार कर गया था। मुझे अपने अमल पर निदामत महसूस होने लगी। इस शर्मिंदगी ने शिद्दत पकड़ दी तो मैं लैला के बारे में सोचने लगा, जिसके सबब ये वाकया रूनुमा हुआ था। अगरचे मैं भी बराबर का हिस्सेदार था, ताहम तहरीक की जिम्मेदार वही थी। लैला के बारे में सोचते हुए मैंने कनखियों से अपने पैरों में देखा। वो आसूदगी की गहरी नींद सो रही थी। उसका बेतरतीब बदन किसी जेरे मुरम्मत गाड़ी का नक्शा पेश कर रहा था। हल्के सब रंग की शीट पर पिंक नाइटी में वो एंटी मनी माइन किसी खिलते हुए गुलाब का मंजर तख्लीक कर रही थी। मैं उसकी आसूदगी में मखल हुए बगैर बाइस की किनारा शौक हो गया। वॉशरूम में एक हैरत मेरी मुंतजिर थी। अपने खून आलूद लिबास पर नजर पड़ती मैं चौंक उठा, और चौंकने की वजह यह थी कि अब वो लिबास बेदाग, साफ और इस्त्री शुदा दिखाई दे रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था मैंने गुज़िश्ता रात स्लीपिंग सूट पहनते हुए अपनी पतलून और शर्ट खूंटी पर लटकाई थी और उनकी हालत खराब थी, मगर यही पतलून और शर्ट अब हैंगर पर सजी थी। लगता था जैसे अभी अभी किसी नफीस लॉन्ड्री से धुल कर आई हो। फ्रेश होकर लिबास पहनने के दौरान मैं मुसलसल लैला के बारे में सोचता रहा। हमारे दोनों के सिवा इस बंगले में और कोई ना था। अगर मैंने अपने आलूदा लिबास को साफ नहीं किया तो फिर ये कारनामा लैला ही का हो सकता था। आजकल जदीद किस्म की वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, जिनमें धोने, सुखाने और इस्त्री करने की सहूलत मौजूद होती है। इसका मतलब था मेरी नींद के दौरान में लैला ने मेरे लिबास को भी फ्रेश अप कर दिया था। वो बड़ी हैरत अंगेज और पुरस्कार हस्ती साबित हो रही थी। वो अपने अमल से मेरी यादाश्त में नक्श होती चली जा रही थी। मैं ताज़ा दम होकर वॉशरूम से निकला तो मुझे हैरत का एक और झटका लगा। लैला बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। उसकी जगह हल्की सब्ज बेडशीट पर एक नन्हा सा मोतिये का फूल नजर आ रहा था। मुझे अपने वजूद में सनसनाहट उतरती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसी लम्हे मोतिये के फूल में हरकत पैदा हुई थी। फिर वो फूल मेरी जानिब देखकर मुस्कुराया। उसने अपने हल्क से मखसूस आवाज खारिज की और उछलकर बेड से नीचे उतर आया। म्याऊ की तेज आवाज ने मेरे जिस्म और जान को झुंझोड़ कर रख दिया। मोतिये का फूल नजर आने वाली वो सफेद बिल्ली पलक झपकने में बेडरूम से निकल गई। अब मैं उस आफत की परकाला शेर की खाला का सूरत आशना हो चुका था। वैसे तो तमाम बिल्लियों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन मुझे यकीन है मैं इस सफेद बिल्ली को हजारों लाखों में भी पहचान सकता था। उसने मुझ पर जो एहसानात किए उन्हें फरामोश करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये गुज़िश्ता रात कहाँ गायब हो गई। मैं रात लैला से उस बिल्ली के बारे में पूछना चाहता था, मगर लैला और कुछ जाम उम्मीद की असर पजेरी ने उसका मौका नहीं दिया। अभी बिल्ली को देखकर ये तसल्ली तो हो गई कि वो बंगले ही में मौजूद है, मगर लैला कहाँ चली गई। थोड़ी देर पहले तो वो गहरी नींद सो रही थी। लैला के बारे में सोचते हुए मुझे ख्याल आया मुमकिन है वो किसी दूसरे वॉशरूम में हो। मैंने ड्रेसिंग के सामने पहुंचकर अपने बाल संवारे, फिर एक कुर्सी पर बैठकर मैं अपने जोगर पहने और लैला की वापसी का इंतजार करने लगा। जब इस इंतजार ने तूल पकड़ा तो मुझे वहशत होने लगी। अब तक लैला को वापस आ जाना चाहिए था। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। बाहर अब उजाला पूरी तरह फैल चुका था। 1 घंटा गुजरने के बाद भी जब मुझे लैला की सूरत दिखाई ना दी तो मैं बेडरूम से बाहर निकल आया। उसकी तलाश में मैं मुसलसल लैला ही के बारे में सोच रहा था। मैंने आइंदा 15 मिनट में उस बंगले का एक एक कमरा, एक एक वॉशरूम और एक एक कोना झांक लिया, लेकिन लैला कहीं नजर नहीं आई और ना ही उसका कोई आसार दिखाई दिया। लगता था वो जैसे यहाँ आई ही ना हो, यहाँ रही ही ना हो, या उसकी मौजूदगी का कोई निशान ढूंढने में मैं नाकाम रहा। मैं वापस उसी बेडरूम में आया जहाँ शब बसरी का मुझे मौका मिला। मैं कुर्सी पर बैठकर उस पुरस्कार और तलिस्म के बारे में सोचने लगा। मैं जूझू सोचता जा रहा था। मेरा तजस्सुस और उलझन बढ़ती जा रही थी। लैला का साबिक सलूक और मौजूदा रवैया मेरी समझ से बालातर था। वो एक बुजारत की तरह मेरी जिंदगी में दाखिल हुई। वो एक यादगार लम्हाती रफाकत का तोहफा देकर किसी पहेली की मानंद गैर हलशुदा हो गई। मैं सरे 10 उसे हल करने से कासिर था। स्याह रात की पहली किरण के साथ ही वो रुखसत हो गई। यही सब सोचते और उलझते हुए बेइख्तियार मेरा हाथ अपने जख्मी कंधे पर चला गया और मैं उछलकर खड़ा हो गया। घायल कंधे पर पट्टी मौजूद थी, ये तो मैं ताज़ा दम होते देख चुका था, मगर अब पट्टी पर हाथ पड़ते मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा वो कंधा दूसरे कंधे की तरह इंतहाई सेहतमंद हो, दर्द और तकलीफ से बेनियाज। मैंने बेयकीनी किसी कैफियत में घायल कंधे को टटोला और बार बार देखा, लेकिन हकीकत बदल ना सकी। मुझे वहां थोड़ी तकलीफ तक महसूस ना हुई। नामुमकिन था, इंतहाई नामुमकिन।
मेरा वो कंधा गोली लगने से बुरी तरह जख्मी था। माना लैला बहुत अच्छी नर्स रही होगी, उसने नहायत महारत से मेरा जख्म साफ करके मरहम पट्टी की थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता था एक ही ड्रेसिंग से जख्म भर जाए। न सिर्फ जख्म भर जाए बल्कि उसमें तकलीफ का एहसास तक ना रहे। मेरे ज़हन तेज रफ्तारी से इन वाकयात के बारे में सोच रहा था। मैंने फौरन ड्रेसिंग के सामने जाकर अपनी शर्ट उतारी और फिर कंधे पर बंधी पट्टी को खोलने लगा। इसी दौरान में मैं जामे उम्मीद नामी उस हैरत अंगेज और सरूर बख्श मशरूब के बारे में सोचता रहा। लैला ने कुंदन रंगत वाले उस मशरूब की बहुत तारीफ की। मुमकिन उस मशरूब के गहरे असरात ने मेरे कंधे की तकलीफ को उड़न छू कर दिया हो, लेकिन ये क्या, कंधा पट्टी की बंदिश से आजाद हुआ तो मैं चौंक उठा। ड्रेसिंग का आईना झूठ नहीं बोल सकता था। आईना कहीं का भी हो, वो झूठ से ना आशना होता है, हमेशा सच बोलता है। मैं जिस आईने के सामने खड़ा था उसकी रास कोई ने मुझे चकरा कर रख दिया। मैं चंद फुट के फासले पर आईने में अपने बाएं कंधे को देख रहा था। पट्टी खुल चुकी थी और मेरे इस कंधे पर जख्म तो क्या एक खराश तक नजर नहीं आ रही थी। क्या कोई नर्स या कोई डॉक्टर इतना साहिब कमाल हो सकता है कि एक ही पट्टी से जख्म का नामो निशान मिटा डाले? नहीं, ऐसा साहिब कमाल और हुनरमंद डॉक्टर मुमकिन नहीं, और ना ही ऐसा होना मुमकिन है कि कोई मरहम या दवा इतनी असर अंगेज हो को जख्म को चंद घंटों में भरकर उसके आसार तक ना पैद कर दे। तो फिर ये सब क्या था? मैं खुली आंखों से जिस हकीकत को देख रहा था उससे इनकार की गुंजाइश ना थी। उसी वक्त मेरे दिल में एक बिजली सी कौंध गई। इस बिजली की चमक ने मेरे ख्यालात में एक इंतहाई खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल उजागर कर दिया। मैंने सोचा कहीं ये सब नीलकरी का किया धरा तो नहीं। इस सवाल ने मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी। नीलकरी बहुत ही पुरस्कार और महाशक्तियों की मालिक थी। वो बहुत कुछ करने पर कादर थी। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ वो तो उसके लिए बाएं हाथ का चमत्कार था। इससे बड़े बड़े तमाशे वो मेरी निगाह के सामने दिखा चुकी थी। मैं उसकी सदाद और कुव्वत को तस्लीम करता था। फिर मुझे नीलकरी की दिलचस्प धमकी भी याद आई। पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने के बाद जब पाक रेंजर्स ने हमें मुकामी पुलिस के हवाले किया था तो थाने के हवालात में उस पर्वत की पुरस्कार हस्ती नीलकरी ने मुझसे अलविदाई मुलाकात की थी। अलविदाई इसलिए कि उसने कहा था कि आइंदा वो अपनी असल शक्ल में कभी मेरे सामने नहीं आएगी, बल्कि जब भी कोई औरत मेरी खुलवत में पहुंचेगी तो वो उस औरत के अंदर रहते हुए मेरा कुर्ब हासिल करती रहेगी। ये एक नहायत ही खतरनाक धमकी थी। मुझे यकीन था कि नीलकरी ऐसा करने पर कुदरत रखती है और अज़ाम बाद उसने एक दो मराइल पर ऐसा साबित भी कर दिया था। साहिल तनु की सूरत में वो मेरे बहुत करीब रहकर वक्त गुजार चुकी थी। वो अपने जिन नज़ाइम का खुलकर इजहार कर चुकी थी। मैं अब तक उनसे बचता चला आया था। वो मेरे उसूल में नाकाम रही थी, मगर गुज़िश्ता रात के वाकयात एक मरतबा फिर मेरे जहन में किसी फिल्म के मानंद चलने लगे। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया नीलकरी अपनी शातराना चाल से मुझे ट्रेप करने में कामयाब हो गई। वो काफी अरसे से गैर हाजिर थी। मैं समझा वो मुझसे मायूस होकर हिमालय की गोद में जा बैठी है। ये समझना मेरी नादानी साबित हुई। वो मायूस या बददिल नहीं हुई, बल्कि घात लगाकर मुझे शिकार करने के इंतजार में थी और बिलाकर उसने मुझे शिकार कर ही लिया। ये सोचना और मालूम करना कोई अहमियत नहीं रखता था कि लैला मेरे नजदीक आई थी या मैं लैला के नजदीक पहुंचा था। हकीकत यह थी कि नीलकरी ने अपना मकसद हासिल कर लिया था। वो जितनी हसीनो जमील थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती से उसने मुझे शिकस्त दी थी। इस दिल फरेब और दिलकश शिकस्त को मैं जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। लैला को मैं थोड़ी देर पहले उस बंगले में तलाश कर चुका था। वो कहीं नहीं मिली थी। गोया नीलकरी इस बंगले से रुखसत हो चुकी थी। वहाँ मजीद रुक कर वक्त साया करने का कोई फायदा नहीं था। ज्यादा मैं बेडरूम से निकल आया। बंगले की इमारत से बाहर आते हुए मुतलाशी नजर से सफेद बिल्ली को भी मैं देखता रहा, मगर वो भी मुझे कहीं नजर न आई। पता नहीं वो किस मिजाज और फितरत की बिल्ली थी। उसकी हरकतों सिकनात में एक खास किस्म का मूड पाया जाता था। नीलकरी की कार्रवाई के दौरान में वो मंदिर से गायब रही थी और गालिब इम्कान यही था कि नीलकरी ने अपनी किसी शक्ति के जेरे असर उसे बांध रखा होगा। नीलकरी हजार हा नादीदा कुव्वतों की मालिक थी और जानवर खुसूसन बिल्ली नादीदा कुव्वतों और हवाई मखलूक को बहुत जल्द देख लेती है। मैं उस मुकाम पर पहुंच गया जहाँ गुज़िश्ता रात मैंने अपनी शहराड़ खड़ी की थी। यहाँ मुझे इस्तेजाब के एक और झटके से गुजरना पड़ा। नीली शहराड़ वहां से गायब थी। मैंने अपनी गाड़ी की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। कारपोर्च में ब्लैक हुंडा सिविक भी मौजूद नहीं थी। मैं परेशानी के आलम में खड़ा शहराड़ और लैला के बारे में ही सोच रहा था कि बंगले के गेट के ऊपर वही सफेद बिल्ली नमूदार हुई और गेट के सतून पर से होते हुए वो बाहर कूद गई। इस छलांग से कबल उसने मेरी जानिब देखते हुए एक खास अदा से म्याऊं भी किया। मुझे यूं लगा जैसे वो इस म्याऊं के जरिए मुझे कोई पैगाम दे गई हो। रात उस गेट को लैला ने बंद करके बोर्ड चढ़ा दिया था। मैं तेजी से चलते हुए गेट के पास आ गया। गेट की अंदरूनी कुंडी खुली हुई थी। मैंने धकेल कर गेट को खोलना चाहा तो मालूम हुआ वो बाहर से बंद है। इस कोशिश के दौरान में मेरी निगाह भटक कर गेट के दरवाजे से बाहर चली गई और मैं ये देखकर हैरतज़दा रह गया कि गेट के सामने बाहर सड़क पर मेरी नीली शहराड़ खड़ी थी। सफेद बिल्ली का इशारा मेरी समझ में आ गया। वो बंद गेट के बाहर पहुंचने का तरीका मुझे बता गई थी। गोया मुझे भी दीवार फांद कर उचक कर गेट के उस पार जाना था। मैंने उस मोहसिना बिल्ली की खुफिया हिदायत पर अमल किया और अपनी शहराड़ तक पहुंच गया।
गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गेट की जानिब निगाह उठाकर देखा तो वहाँ गेट की कुंडी में मुझे एक बड़ा सा ताला झूलता नजर आया। मेरे सीने से एक तवील सांस खारिज हुई और मैंने एक झटके से शहराड आगे बढ़ा दी।